Welcome to Pankaj Commerce classes. Today we will discuss 30 more questions of cost accounting in part 3. Let us start now. Our 61st question is VD analysis method is used where is used. कहाँ पर इसका यूज होता है? VD analysis, तो V stands for vital, E stands for essential, D stands for desirable. इस टेक्निक्स का, इस एनालिसिस मेथड का जो है यूज किया जाता है जहां पर मशीन का यूज होता है. ऑप्शंस आर देयर: ए मशीन, बी वर्कमैन, सी बोथ मशीन एंड वर्कमैन, डी कैपिटल. ए इज द राइट आंसर. मशीन्स के जो भी पार्ट्स होते हैं तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. जो बहुत सारे ज़रूरी एकदम पार्ट्स होते हैं उनको वाइटल में रखा जाता है. जो जिनके बिना जो है तो काम रुक सकता है तो उनको एसेंशियल में रखा जाता है. और डी डिजायरेबल, जिनके बिना काम रुकेगा नहीं, इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन रुकेगा नहीं, तो इनको रखते हैं हम डी, दैट इज डिजायरेबल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलर नेम ऑफ टेंडर प्राइस. टेंडर प्राइस का पॉपुलर नेम क्या है और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए टेंडर प्राइस का जो है नेम है कोटेशन प्राइस. ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन देख लीजिए: ए कोटेशन प्राइस, बी मार्जिनल कॉस्ट, सी स्टैंडर्ड प्राइस, डी नन ऑफ दीज. एक्चुअल में ये एक सेलिंग प्राइस की तरह से ही होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड करके ही समझ पाते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा. एंड ये टेंडर प्राइस इज आल्सो नोन एज, यानी कि सेलिंग प्राइस ही टेंडर प्राइस के नाम से जाना जाएगा. इस तरह से टेंडर प्राइस का जो है दूसरा नाम क्या होगा? कोटेशन प्राइस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड. किसके द्वारा टेंडर प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा? ऑप्शंस आर देयर: ए बाय द मैन्युफैक्चरर, बी बाय द परचेजर, सी बाय द कंज्यूमर, डी नन ऑफ दीज. ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही टेंडर प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडर प्राइस इंडिकेट्स. टेंडर प्राइस क्या बताता है? ऑप्शंस आर देयर: ए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी कॉस्ट ऑफ सेल्स, डी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टेंडर प्राइस एक तरह से सेलिंग प्राइस को ही अभिव्यक्ति करता है, सेलिंग प्राइस ही होता है. तो टेंडर प्राइस क्या होता है? ए इज द राइट आंसर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ. टेंडर प्राइस किसकी बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है? ऑप्शंस आर देयर: ए कॉस्ट शीट ऑफ पास्ट पीरियड, बी स्टैंडर्ड कॉस्ट, सी पास्ट कॉस्ट शीट एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस देयर इन, डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज पास्ट कॉस्ट शीट एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस देयर इन. यानी कि जो भी कॉस्टिंग हुई है और उन कॉस्टिंग में जो भी चेंजेस आए उसी के बेसिस पे ही उस पर प्रॉफिट ऐड करके टेंडर प्राइस कैलकुलेट करा जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी पहले के प्राइसेस हैं, पास्ट कॉस्ट है मटेरियल का, लेबर का, और उनमें जा कर के कुछ इंक्रीमेंट हो गया है, कुछ राइजेस हो गए हैं प्राइस को लेकर के, या डिक्रीजेस हो गए हैं प्राइस को, तो उनको अभी इफेक्ट उसमें इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेंडर इज 6 लाख. देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 लाख है. व्हाट विल बी द टेंडर प्राइस इफ द प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑन टेंडर प्राइस? देखिए कॉस्ट प्राइस तो हमें दे रखा है, सीपी कितना है? 6 लाख है. ठीक है, अब आप एक चीज देखें कि इसमें जो टेंडर प्राइस है हमारा, जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%, वो कॉस्ट पे ना दे करके टेंडर प्राइस पे दिया हुआ, दैट इज सेल प्राइस पे दिया हो. फार्मूला हमारा देखें, अगर हम टेंडर प्राइस या सेल प्राइस का, तो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जितना होगा. ठीक है, लेकिन जो अगर हमें डायरेक्टली परसेंटेज दिया होता कॉस्ट पे तो हम इसका 20% कैलकुलेट कर लेते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो हमें क्या करना होगा? हमें एक फार्मूला लगाना होगा कि जो भी, जिस पर भी ये परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 20 दिया हुआ ऑन टेंडर प्राइस, तो हमें टेंडर प्राइस को क्या करना होगा? उसको 100 एज्यूम करना होगा. और कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20% है. जाहिर सी बात है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? 80 होगा. अब यही जो प्रॉफिट परसेंटेज जो 20 दिया हो, इसको हम कॉस्ट पर एज्यूम कर लेंगे. तो ये देखिए कितना परसेंट कैलकुलेट होकर के आ रहा है? 25% आ रहा है. ठीक है, कितना आ रहा है? 25% आ रहा है. और इस तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा ये 6 लाख है, इसका 25% कितना होगा.
ठीक है, इसका 25% होगा ₹1,50,000। कितना होगा? 1,50,000। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ₹1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। ए प्रोड्यूसर सेल्स इट्स आउटपुट फॉर ₹40,000 एट ₹20। देखिए, अब प्रोड्यूसर सेल करता है कितने का? 40,000 का, और एक यूनिट का प्राइस उसका 20 रुपीज है। तो द पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज ₹14, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितना है? 14 है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तो देखिए ये जो कॉस्ट है इसकी, अब देखिए ये 40,000 को अगर हम रुपीज में ये दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 40,000, 10 इसमें मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। 40,000 एंड ₹20 इज द पर यूनिट, यानी कि इसकी कॉस्टिंग आ रही। तो ये यूनिट कितनी हो रही है? यूनिट हो रही है 2000। यूनिट कितनी हो रही है? 2000 यूनिट्स आर देयर। अब इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? देखिए 2000 यूनिट की कॉस्ट प्राइस होगी 14 के हिसाब से 28,000। तो 10 अगर आप प्रॉफिट चेक करें तो देखिए हमारा ये 40,000 इसकी सेल्स प्राइस है और 28,000 इज द कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट इसका 12,000 है। अगर हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो 12,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100। तो देखिए 4 3 जा 4 1 जा, तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट होकर के 30%। इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a contract is not completed at the end of the accounting year then profit on incomplete contract is transferred to। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड तक में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ऐसे प्रॉफिट को कहाँ पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें देखेंगे आप, इसका राइट आंसर है डी, दैट इज ट्रांसफर पार्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टली ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वहां पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे करें लॉस इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे अगर लॉसेज है तो इसका ऑप्शंस आर देयर, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी रिजर्व, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है दैट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 प्रॉफिट इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू। तो इसमें भी ऑप्शंस आर देयर, ए बैलेंस शीट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रिजर्व, डी नन ऑफ दिस। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, ए बाई कॉन्ट्रैक्टर, बी बाई कॉन्ट्रैक्टर, सी बोथ बाई कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a building contract ₹1,20,000 the certified work at the end of financial is ₹80,000 and estimated profit is ₹12,000. What is the amount of profit to be credited to profit and loss account assuming cash received ratio is at 75%। ऐसी कंडीशन में जहां पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रॉफिट को एज्यूम किया जाना होता है तो कहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो भी टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट इनटू, अब यहाँ पर आप चेक करेंगे चूंकि 80,000 जो है वो सर्टिफाइड वर्क है 1,20,000 का, तो हम यहाँ पर 2/3 ऑप्शंस को यूज करेंगे
और 75% लिखा गया है कि 75% कैश रिसीव्ड है, तो हम 75% सीधे कर देंगे। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो भी इसका सर्टिफाइड है 80,000, इसका 75% निकालेंगे तो भी आप कर सकते हो ये कि 60,000 क्या हो जाएगा, ये कैश रिसीव्ड हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ कैश रिसीव्ड कितना है 75%, तो कैश रिसीव्ड जो है वर्क सर्टिफाइड का 75% कह लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए 60,000 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है 12,000 है, टोटल प्रॉफिट इज 12,000 और ये 2/3 कर लेंगे, चूंकि आपका 50% से ज़्यादा का काम कंप्लीट हो गया। जब 50% से ज़्यादा का काम कंप्लीट हो चुका होता है और 90% से कम होता है तो 2/3 हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए इसको अगर हम कर लें तो ये 60,000 अपॉन 80,000 कर लें, या आप चाहें तो जो है 75% भी कर सकते हैं। ये 60,000 क्या है, ये कैश रिसीव्ड है और ये 80,000 वर्क सर्टिफाइड है। हमारा फार्मूला बन करके ये रेडी होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 75% ये 3 4 जा 4,000 हो गया, और ये 8,000 का इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 6,000। टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इज द राइट आंसर, 6,000 कैलकुलेट होकर के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 30 बसेज विद 50 पैसेंजर ईच कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स डेली। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 30 बसेज उनकी रन करती है और 50 पैसेंजर को लेकर के ईच कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर डेली। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर पर डे। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 50 × 30 × 100, दिस गिव्स 1 2 3 4। Thus 1,50,000 is the right answer. C is the right answer. Number of buses multiplied by passengers multiplied by kilometers, यानी distance जो भी होता है। Next question is द यूज ऑफ LIFO मेथड इज सुटेबल। LIFO मेथड का यूज कहाँ पर होता है, कहाँ के लिए अच्छा होता है। ऑप्शंस आर देयर, ए एट राइजिंग प्राइस, बी एट फॉलिंग प्राइसेस, सी एट कांस्टेंट प्राइसेस, डी इन ऑल कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, फॉलिंग प्राइसेस। LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज कहाँ पर किया जाता है, जब प्राइसेस कम हो रहे हो या गिर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज। मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या होता है। ऑप्शन ए टाइम पीरियड, बी सुपरविजन एंड कंट्रोल, सी कॉस्टिंग प्रोसीजर, डी नन ऑफ द अबव। सी इज द राइट आंसर, कॉस्टिंग प्रोसीजर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, ए प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा प्रोसेस लॉस जो कि अफेक्ट नहीं करता है कॉस्टिंग पर यूनिट को। ऑप्शंस आर देयर, ए एबनॉर्मल लॉस, बी स्टैंडर्ड लॉस, सी नॉर्मल लॉस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ए नॉर्मल लॉस, बी एबनॉर्मल लॉस, सी नॉर्मल गेन, डी एबनॉर्मल गेन। तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी कॉस्ट में और उसके हिसाब से फिर जो भी कॉस्टिंग बनती है उसको यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है नॉर्मल लॉस, इस वजह से इसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब आर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ। बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, देखिए ऑप्शंस आर देयर, ए कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, बी कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट, सी रिकॉर्डिंग ऑफ क्वांटिटीज, डी एवरेजिंग ऑफ कॉस्ट। देन इसका राइट आंसर है ए, दैट इज कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मीन्स, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ए प्रॉफिट अर्न इन एवरी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में जो अर्न किया वो प्रॉफिट। बी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एवरी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में वैल्यूएशन करना क्लोजिंग स्टॉक का। सी ट्रांसफर ऑफ आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस टू अनदर आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट को ऐड करके एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आउटपुट को ट्रांसफर करना। डी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसा जो कि वसूल नहीं हुआ प्रॉफिट। डी तो इसमें राइट आंसर होगा सी, जो भी आउटपुट पहले किसी भी प्रोसेस को होता है उसको दूसरे प्रोसेस में जब हम प्रॉफिट लगा करके प्रॉफिट को ऐड करके और ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट इन अ प्रेस 6000 यूनिट एंड नॉर्मल लॉस इज 10%, व्हेन फिनिश्ड आउटपुट इन द प्रोसेस इज ओनली 5440 यूनिट, देयर इज एन। यहाँ पर देखिए इनपुट प्रेस में कितनी यूनिट्स इनपुट करी गई 6000 और वहाँ पे लॉस कितने को रहा 10%। अब जरा इसको देख लेते हैं कि 6000 में से अगर हम 10% लॉस कर देंगे मतलब 600 लेस हो जाएंगे तो 5400 यूनिट्स का बनना चाहिए फिनिश्ड आउटपुट। लेकिन यहाँ पर जो फिनिश्ड आउटपुट है वो 5440 हो रही है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि 40 यूनिट्स जो है वो ज़्यादा बन करके आ रही। तो आगे पूछ रहे हैं कि यूनिट देयर इज एन क्या है यहाँ पर। ऑप्शंस आर देयर, ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40 यूनिट हुआ है, बी एबनॉर्मल गेन ऑफ 40 यूनिट हुआ, सी नॉर्मल लॉस ऑफ 40 यूनिट हुआ, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए आपने जो अपनी कैलकुलेशन कहती है कि 5400 से ज़्यादा की नहीं बननी चाहिए, लेकिन जो आउटपुट बन रहा है वो दिख रहा है कि 5440, यानी कि 40 यूनिट्स ज़्यादा बन करके आ रही हैं। तो बी इज द राइट आंसर, एबनॉर्मल गेन ऑफ 40 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज normal cost of normal output of 80 unit is ₹400, then the value of abnormal wastage of 5 units। अब देखिए जो एबनॉर्मल यूनिट्स की वैल्यूएशन करी जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल यूनिट्स की तरह से करी जाती है। यहाँ पर जो 400 कॉस्टिंग आई है 80 के हिसाब से तो ये ₹5 आया है। और जब अगर हम 5 यूनिट्स की बात करेंगे तो 5 यूनिट्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। दस ए इज द राइट आंसर। इन प्रोसेस अकाउंट एबनॉर्मल गेन इज रिटेन ऑन द, किस साइड में लिखते हैं? ऑप्शन आर देयर, ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी बोथ साइड, डी नो एंट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन ए प्रोसेस नॉर्मल लॉस इज 10%, एबनॉर्मल वेस्टेज 200 यूनिट्स एंड द इनपुट इज 10,000 यूनिट्स, देन द आउटपुट ऑफ यूनिट इन द सेट प्रोसेस विल बी। देखिए टोटल इनपुट यूनिट 10,000 है, इसमें से हम 10% लेस कर देंगे, दैट इज 9,000। एबनॉर्मल लॉस जो है 200 यूनिट की उनको भी लेस कर देंगे तो 8,800 आएगा। दस ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रोसेस अकाउंट एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इज रिटन ऑन द, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को किस साइड में दिखाया जाता है? तो देखिए ऑप्शंस आर देयर, ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी नन ऑफ दिस, डी बोथ साइड। तो बी इज द राइट आंसर, दैट इज क्रेडिट साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेन्ड इन जनरल लेजर अंडर इंटीग्रल सिस्टम? इंटीग्रल सिस्टम में जो है किस साइड में हम जनरल लेजर में को शो करते हैं? तो ऑप्शंस आर देयर, ए वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बी परचेज लेजर, सी वेजेस अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए, दैट इज वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज आल्सो नोन एज, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर देयर, ए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सी करंट अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। तो बी इज द राइट आंसर, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग इशू ऑफ मटेरियल इज क्रेडिटेड टू, इशू ऑफ मटेरियल क्रेडिटेड करा जाता है किस अकाउंट में? ऑप्शंस आर देयर, ए वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सी स्टोर लेजर अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। दस सी इज द राइट आंसर, स्टोर लेजर अकाउंट कंट्रोल अकाउंट में मटेरियल को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इंश्योर द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंस्ड?
और ऑप्शंस आर देयर, ए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, सी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। दस डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर कैपिटल एसेट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। और पेमेंट ऑफ वेजेस को पेमेंट करने के लिए फॉर कैपिटल एसेट, पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर कैपिटल एसेट इज डेबिटेड टू, कैपिटल एसेट के लिए वेजेस का पेमेंट जो किया जाता है उसको किस अकाउंट में डेबिट करेंगे। ऑप्शंस आर ए वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बी वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सी कैपिटल ऑर्डर अकाउंट, डी फिनिश्ड लेजर अकाउंट। A is the right answer, that is wages control account. The last question is under or over absorption of different overheads are recorded in. Options are there, work in progress ledger control account, B finished stock ledger control account, C overhead suspense account, D overhead adjustment account. D is the right answer. So these were the 30 questions of part 3. Now we will meet in the next video, that is part 4. Thank you so much.